न्याय के बिना व्यवस्था हिंसा का एक रूप है। किसी ने क्या खूब कहा है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां न्याय, कानून और सामाजिक सच्चाई के बीच एक महीन रेखा खिंचती दिख रही है। एक ऐसी रेखा जो बहुत धुंधली भी है। हाँ बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर आज हम पॉक्सो अधिनियम 2012 और इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज को शामिल करने की बढ़ती मांग का विश्लेषण करेंगे। ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, खासतौर पर जीएस पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सही कहा। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसा क्या कहा जिससे यह बहस फिर से तेज हो गई है? इसकी शुरुआत हुई 9 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट एक जमानत के मामले की सुनवाई कर रहा था। अच्छा। और उसी दौरान अदालत ने एक बहुत अहम टिप्पणी की। उन्होंने केंद्रीय कानून सचिव से पॉक्सो अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक कदम उठाने पर विचार करने को कहा। ये तो बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने खास तौर पर रोमियो जूलियट क्लॉज को शामिल करने की सिफारिश की। रोमियो जूलियट क्लॉज, ये नाम तो शेक्सपियर के नाटक से लिया गया है। हाँ, उन्हीं के युवा पात्रों के नाम पर। इसका मकसद है किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना, बशर्ते उनकी उम्र में ज्यादा अंतर ना हो। अच्छा, तो एक मिनट पहले ये समझते हैं कि पॉक्सो अधिनियम में अभी क्या प्रावधान है जो इसे एक अपराध बना देता है। देखिए, पॉक्सो कानून बहुत स्पष्ट है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाता है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कानून किसी नाबालिग की यौन गतिविधियों के लिए दी गई सहमति को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं देता। मतलब सहमति का कोई वजूद ही नहीं। कोई वजूद नहीं है। इसलिए 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति से जुड़ी कोई भी यौन गतिविधि वो अपने आप ही एक अपराध बन जाती है, भले ही वो पूरी तरह सहमति से हो। यहीं पर यह समझना वाकई दिलचस्प हो जाता है। जब कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया तो इसमें बदलाव की मांग क्यों उठ रही है? ये तो सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? लगता जरूर है, लेकिन इसकी वजहें बहुत गहरी और व्यवहारिक हैं और अदालतों में भी इसे लेकर एक असहजता बढ़ रही है। अच्छा। पहला तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि जहां पॉक्सो न्याय का एक गंभीर प्रतीक है, वहीं इसके दुरुपयोग ने एक गंभीर सामाजिक खाई पैदा कर दी है। मतलब परिवार इसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। कई मामलों में हाँ, अक्सर परिवार युवा लोगों के संबंधों का विरोध करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सामाजिक पहलू हुआ। क्या कोई कानूनी दलील भी है इसके पीछे? हाँ, और वही इस बहस का केंद्र है। एक जनहित याचिका में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह अदालत की मदद कर रही हैं और उन्होंने तर्क दिया है कि 16 से 18 साल के जो किशोर होते हैं, हाँ, उनमें अपनी यौन स्वायत्तता के बारे में निर्णय लेने की विकसित हो रही क्षमता होती है। विकसित हो रही क्षमता, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कानून ये नहीं मानता कि वो बच्चे हैं? इसका मतलब है कि कानून को ये समझना चाहिए कि इस उम्र के किशोर पूरी तरह नासमझ नहीं होते। जयसिंह का तर्क है कि ये जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन है, मतलब हर सहमति वाले रिश्ते को अपराध मान लेना, वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत किशोरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब समानता, भेदभाव से सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का। बिल्कुल। उन्होंने मैच्योर माइनर सिद्धांत का भी हवाला दिया है। तो इसका समाधान क्या सुझाया गया है? कोई ठोस प्रस्ताव है? हाँ, जयसिंह ने क्लोज इन एज यानी करीबी उम्र के अपवाद का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर दोनों पक्ष किशोर हैं, मान लीजिए एक 16 साल का है और एक 17 साल का, और संबंध सहमति से है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इससे उन युवा लड़कों को जेल जाने से बचाया जा सकेगा जिनके संबंधों में कोई जबरदस्ती या शोषण नहीं था। लेकिन क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो इस दुरुपयोग की कहानी बताते हो? हाँ बिल्कुल, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट और यूनिसेफ के एक अध्ययन से पता चला है क्या कि 2016 और 2020 के बीच महाराष्ट्र, आसाम और पश्चिम बंगाल में पॉक्सो के लगभग 25% मामले रोमांटिक प्रकृति के थे। 25%? मतलब हर 4 में से एक मामला। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इन मामलों में एक पैटर्न दिखता है। परिवार अक्सर अपनी बेटियों की स्वायत्तता को नियंत्रित करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। कैसे? जब कोई लड़की अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग जाती है, खासकर अगर वो संबंध अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक हो, तो परिवार वाले लड़के के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करा देते हैं। और ऐसे मामलों में अदालती कार्यवाही का क्या नतीजा निकलता है? ऐसे मामलों में सजा की दर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मुकदमे के दौरान तथाकथित पीड़िता यानी वो लड़की अक्सर आरोपी के पक्ष में गवाही देती है। वो कहती है कि सब कुछ सहमति से हुआ था।
और फिर तो लड़का बरी हो जाता होगा। हाँ, अंत में बरी हो जाता है, लेकिन तब तक वो आरोपी लड़का महीनों या कभी-कभी सालों तक हिरासत में बिता चुका होता है। मतलब प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। बिल्कुल। और इसका एक और गंभीर पहलू है स्वास्थ्य से जुड़ा। वो क्या है? पीओक्सो में अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान है। मतलब डॉक्टर नाबालिग गर्भावस्था या यौन गतिविधि के मामलों की सूचना पुलिस को देने के लिए बाध्य हैं। इस वजह से किशोर वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। हाँ, वो जरूरी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को लेने से डरते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। अच्छा, इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख है? केंद्र सरकार सहमति की उम्र कम करने या कोई भी विधायी अपवाद लाने का विरोध कर रही है। उनके क्या तर्क हैं? सरकार का तर्क है कि 18 वर्ष की आयु एक सोचा समझा विधायी विकल्प है जो बच्चों के लिए एक गैर समझौता योग्य सुरक्षा कवच बनाता है। और उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता है कि नाबालिगों में सार्थक सहमति देने के लिए कानूनी और विकासात्मक क्षमता की कमी होती है। उन्हें डर है कि अगर अपवाद लाए गए तो सहमति वाले संबंधों की आड़ में बाल शोषण और तस्करी के लिए रास्ते खुल सकते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर कानून नहीं बदला जाता तो क्या अदालतें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकती? अदालतें वर्तमान में अपने विवेक का उपयोग कर रही हैं। कई उच्च न्यायालयों ने रोमांटिक मामलों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द भी किया है। तो फिर समस्या क्या है? लेकिन ये समाधान अपर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इसी ओर इशारा करता है कि किशोर यौनिकता के अपराधीकरण के लिए सिर्फ न्यायिक नहीं बल्कि एक संरचनात्मक समाधान की जरूरत है। जैसा कि फैसले में कहा गया है, जब बच्चों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून बदला लेने का एक उपकरण बन जाता है तो न्याय की धारणा ही उलटने के कगार पर आ जाती है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हम एक तरफ बच्चों को यौन शोषण से बचाने की अनिवार्य आवश्यकता और दूसरी तरफ किशोरों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाएं, इस जटिल प्रश्न से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की बदलती सच्चाइयों को समझने का भी सवाल है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है जिसे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या एक समान आयु सीमा वाला कठोर कानून सभी परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित कर सकता है? या हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है जो मामलों की बारीकियों जैसे उम्र का अंतर और सहमति की प्रकृति पर विचार करने की गुंजाइश दें? बिल्कुल सही। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की और गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के विश्लेषण के साथ।